हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी के माध्यम से। क्लास 10th की ज्योग्राफ़ी चल रही है और ये लेसन 6 है। इसके पहले फ्रेंड्स हमने लेसन 6 का 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज का चैप्टर होगा लेसन 6 और पार्ट 3 होगा। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 3 को, लेसन 6 10th की ज्योग्राफी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स उद्योगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का क्या है तो पटसन उद्योग। अब देखिए, पटसन जो शब्द है बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि पटसन होता क्या है। फ्रेंड्स, पटसन जो है इसको जूट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जूट। और पटसन से जो हमारा उद्योग चलता है वो जूट चलता है, जूट उद्योग। जिससे क्या होते हैं तो जितने रस्सी उस्सी जो बनते हैं वो किससे बनते हैं तो पटसन से ही बनते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अगर कोई छात्र होंगे तो वो अच्छी तरह से जान रहे होंगे, पटसन को हम लोग पटुआ के नाम से भी लोग जानते हैं। पटुआ को पटसन कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः ये क्या होता है, जो गन्ने का खेत होता है उसके चारों तरफ मेड़ के किनारे किनारे इसको लगा देते हैं लोग, और इससे जो है रस्सी की प्राप्ति होती है। रस्सी बनाते हैं, काट करके इसके छाल को निकाल करके सड़ा करके और फिर रस्सी बनती है। तो पटसन को क्या कहते हैं? जूट कहते हैं। और कुछ जगह इसका स्थानीय नाम क्या है तो पटुआ है। आइए इसी के बारे में विस्तार से देखते हैं। कह रहा फ्रेंड्स कि भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा क्या है? निर्यातक है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित थे। तो 2010-11 का आंकड़ा है कि भारत जो है बांग्लादेश के पश्चात क्या है, सबसे बड़ा निर्यातक है, दूसरा। और जो बंगाल के किनारे, बंगाल जो है हुगली नदी के किनारे बसा है, तो हुगली नदी जो है की जो पट्टी है वो 80 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी सकरी पट्टी में इसकी खेती होती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ दे रहा कि पहला पटसन उद्योग कहाँ लगा फ्रेंड्स तो 1855 में कोलकाता के निकट गांव का नाम क्या है? रिसरा, ठीक है। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गए, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ चले गए तो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसमें। मतलब जितने जो है मिलें थी पटसन संबंधित वो भारत में रह गई, लेकिन 2/3 जो है क्षेत्र जिसमें हम पटसन की खेती करते हैं वो कहाँ चला गया तो बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। हुगली नदी के तट पर इनके स्थित होने के कारण पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल को मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिमी बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता को एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। अब कह रहा है कि पटसन उद्योग क्यों इसी क्षेत्र में हुआ, तो कह रहा है कि सड़क, परिवहन के साधन, सिंचाई, भूमि और पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए यातायात के साधन, ये सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, सारी अवस्थाएं वहाँ सम्मिलित थी, इसलिए इस उद्योग वहाँ पर ज़्यादा फला फूला और विकसित हुआ। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है, कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति का इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार जो देश हैं कौन कौन से हैं तो पटसन खरीदार देश देखिए, अमेरिका है, कनाडा है, घाना है, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है।
तो ये तो था पटसन उद्योग के बारे में। आइए अब चीनी उद्योग के बारे में देखते हैं। ठीक है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। लेकिन वह गुड़ व खड़सारी, गुड़ का मतलब जो खड़सारी में गन्ने को जो है डाल करके जो पेराई करते हैं, पेराई करके गुड़ बनाते हैं हम लोग, वही गुड़ और खड़सारी उद्योग है। तो इसके उत्पादन में क्या है? तो प्रथम स्थान है। गुड़ और खरसारी में क्या है? तो प्रथम स्थान है। और चीनी के उत्पादन में क्या है? तो दूसरा स्थान है। याद रखिए आप लोग। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल क्या होता है? तो भारी होता है। गन्ना जाहिर सी बात है क्या होता है? भारी होता है। ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, और जब ढुलाई करते हैं तो सुक्रोज जो होता है, गन्ना जैसे चीनी बनती है, उसकी मात्रा क्या होती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। चीनी मिलें कहाँ कहाँ ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। अब देखिए, जहाँ चीनी मिलें होंगी वहाँ निश्चित रूप से गन्ने की पैदावार होगी। तो इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में क्या है? गन्ने की पैदावार है। चीनी मिलों का 60% क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 60% चीनी मिल कहें तो उत्तर प्रदेश और बिहार है। यह उद्योग क्या है? तो मौसमी है, मतलब सीजनल है, मतलब 6 महीने के लिए ही ये होता है। खासकर इसकी कटाई जो है अपना लगभग अक्टूबर से और मार्च तक होता है। अतः सहकारी क्षेत्र के लिए क्या है? तो उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कारण आप लोग ढूंढिए और बताइए क्यों ऐसा होता है। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या क्या है? दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। मतलब जो पश्चिमी और दक्षिणी जो महाराष्ट्र है, वहाँ क्या है? तो वहाँ गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या है? अधिक हुआ है, इसलिए वहाँ पर मिलों की संख्या बढ़ी है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो कह रहा है इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल करना, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, खोई जो होता है जो इससे निकलता है अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, ये क्या है? तो इनके लिए चुनौतियां हैं इस जो है चीनी उद्योग के लिए। अब खनिज आधारित उद्योग देख लीजिए। कह रहा है कि वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ खनिज उद्योगों का नाम बताएंगे? तो जो खनिज से उत्पन्न हैं उनको खनिज उद्योग कहते हैं। इसमें तमाम हैं खनिज, जैसे मान लीजिए आपका अभ्रक है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, ये सब क्या है? इससे जो आधारित उद्योग है उनका नाम बता दीजिए। लोहा तथा इस्पात उद्योग देखिए। लोहा तथा इस्पात उद्योग क्या है? तो एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे ही बनी मशीनरी पर ही निर्भर है। मतलब लोहा और इस्पात उद्योग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग है अन्य उद्योगों के लिए। क्यों? क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग से ही जितनी भी मशीनीकरण का काम होता है सब इसी उद्योग पर आधारित हैं। जिसमें क्या क्या है? तो इंजीनियरिंग है के सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सालय, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की क्या होती है? तो आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही क्या है? भारी और स्थूल होते हैं, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग क्या होता है? 4:2:1 होता है। मतलब देखिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए जो अनुपात होता है किसका? तो लौह अयस्क का, जो मतलब लौह अयस्क है उसका, कोकिंग कोल मतलब जो कोयला होता है, और चूना पत्थर, ये 3 हो गया। कौन कौन सा? लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का इनका अनुपात क्या है? तो 4:2:1 है। मतलब 4 अगर % लोहा है और लौह अयस्क है तो 2% उसमें कोकिंग कोल लगेगा और 1% चूना लगेगा, चूने का पत्थर। क्लियर हो गया? कह रहा है इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल क्या होता है? बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। अब वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का क्या कह दी? विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उद्योग में तीसरे स्थान पर
आ गया। ठीक है, कब का कह रहा है आंकड़ा है, तो 2016 में 956 लाख टन इस्पात का क्या किया था, विनिर्माण किया। विनिर्माण माने मतलब उस इस्पात से दूसरा माल बनाया, उसी जो है लौह अयस्क से, उसी को विनिर्माण करते हैं, इसको वस्तु निर्माण भी कहते हैं। तो इससे क्या हो गया, तो तीसरे स्थान पर आ गया। 956 लाख टन इस्पात का निर्माण करके तीसरे स्थान पर आ गया। कह रहा है यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत क्या थी, तो 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत क्या है, तो 208 किलोग्राम है। मतलब कहीं ना कहीं भारत में बहुत ज़्यादा जो खपत की मात्रा क्या है, कम है। विश्व का जो एवरेज दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, तो 208 दिखा रहा है, और भारत में क्या रहा है, तो 263 किलोग्राम रहा है। ये नीचे भारत में कुल इस्पात उत्पादन जो है उसका जो है 2010 से 11 जो है भारत में कुल इस्पात का ये देख सकते हैं आंकड़ा आप। 2010 में कितना था, तो 68.62 था, फिर 11 में बढ़ा है, 12 में भी बढ़ा है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रति 2015-16 में थोड़ा सा कम रहा है, और फिर जो है 2016-17 में क्या हो गया, तो 101.3 हो गया। अब कह रहा है कि भारत में जो है प्रति व्यक्ति या जो है इस्पात की खपत क्यों कम है इतना, इसका कारण क्या है। तो इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे क्या हैं, तो इस्पात संयंत्र हैं। अब ये देख लीजिए इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, कैसे इस्पात का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो कच्चा माल कारखानों से परिवहन के माध्यम से जाता है, अब भट्ठी में जाता है। अब इस भट्ठी में क्या क्या मिलता है, तो लौह अयस्क को गलाया जाता है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जिसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है, और अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भट्ठी की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद से उस लोह जो उससे क्या होता है, तो लोहे को ढाला जाता है। कैसे, तो जो तरल पदार्थ निकलता है उस सांचों में डाला जाता है, और लोहा को क्या किया जाता है, ढाल लिया जाता है। अब जब वहाँ से जब प्रक्रिया होती है तब क्या बनता है उसका, तो इस्पात बनता है। कैसे, तो ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज निकिल क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि फिर जो है धातु का आकार दिया जाता है। कैसे, तो रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई करके उसको क्या किया जाता है, तो आकार दिया जाता है। ठीक है, अब ये लोहा और इस्पात संयंत्र का आप पिक्चर देख सकते हैं मैप के माध्यम से, कहाँ कहाँ जो है। ये देखिए पूरा देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का एरिया, ये भिलाई और ये विशाखापत्तनम, इधर देख लीजिए विजयनगर, भद्रावती, सेलम, ये सब क्या हैं, तो ये लौह इस्पात के केंद्र हैं। कह रहा है कि मिनी इस्पात उद्योग यानी जिसको क्या कहते हैं, छोटे संयंत्र, जिनमें विद्युत भट्ठी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का क्या होता है, प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं, मतलब फिर से इनकी क्या होती है, रोलर्स में जाकर इनकी फिर से आकार दूसरा दिया जाता है। जिनमें इस्पात क्या होता है, सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात का सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है, तो चीन ही है। अब भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है,
तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण है। कौन कौन सा है? तो इसमें देखिए, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयल की सीमित उपलब्धता है, कम श्रमिक उत्पादकता है, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है और अविकसित अवसंरचना है। ये क्या है? ये 4 कारक प्रमुख रूप से है जिससे अधिक मतलब जो क्या हुआ है, विकास नहीं हो पाया है। कह रहा हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से क्या करते हैं? आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। अब निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को क्या किया? तो प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। ये देख सकते हैं आप, भारत और चीन में कच्चा इस्पात का जो स्रोत है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वेबसाइट के माध्यम से लिया गया है। अब एल्युमिनियम जो क्या है, प्रगलन क्या है, उसको देख लीजिए। एल्युमिनियम प्रगलन क्या है? तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। अब ये नाल्को प्रगलन में देख सकते हैं आप कैसे जो है ये जो है एल्युमिनियम को एक चादर बनाया जा रहा है। अब देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ कहाँ है? तो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। अब एल्युमिनियम का क्या क्या प्रक्रिया है इसको देख लीजिए। तो कच्चा माल के रूप में क्या चाहिए? कच्चा माल के रूप में तो बॉक्साइट। देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चा क्या है? तो कच्चा माल बॉक्साइट है। अब इसका परिवहन किया जाता है किससे? तो रेल या समुद्री मार्ग से। अब एल्युमिनियम को क्या किया जाता है? तो बॉक्साइट दलन और एल्युमिनियम घुलन एल्युमिनियम शोधशाला में जाता है ये, और फिर जो है प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुँचना, शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम को कोयला खान से पीच। उसके बाद से क्रायोलाइट क्या है? तो यह एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है एल्युमिनियम प्रागलन में। एल्युमिनियम प्रागलन ये तब उसके बाद से क्या होता है, ये आप देख सकते हैं 18,600 किलोवाट विद्युत इससे तैयार हुआ। अब प्रागलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टानों जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, नियमित ऊर्जा का पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता, कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रियाकलाप देख लीजिए। कह रहा है एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन निर्मित करता है या प्रागलकों से एल्युमिनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। अब कह रहा है कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों? अब जो भी भारी माल होगा वो क्या होगा, लागत उसकी अधिक होगी। अब परिवहन के लिए सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्या है, क्यों है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जो प्लास्टिक है वो सस्ता हो जाएगा, उसका परिवहन लागत भी सस्ता होगा, ज़्यादा सामान आएगा एक बार में। कह रहा है क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्युमिनियम और प्लास्टिक का परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? बिल्कुल, तैयार माल होगा तो सब कुछ उसमें से जो भी अनावश्यक चीज़ें वो कट छट के बाहर हो जाएंगी, शुद्ध माल ही जाएगा, तो उसमें लागत क्या होगी, कम होगी और माल ज़्यादा तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये चैप्टर का पार्ट 3 यहीं हम इसको आज समाप्त करते हैं। शेष पार्ट को हम और अभ्यास के प्रश्नों को अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूरतमंदों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।